हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पेपर 2 साइकोलॉजी के बारे में जानना। बेसिकली जानने से पहले सिलेबस को जानना। सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है यूजीसी नेट की तरफ से, जो हमारे पढ़ने के तरीके को आसान बनाएगा। और आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, कैसे डिकोड करें, कैसे उसे आसान शब्दों में परोसें, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आगे चल के आप उसे एक क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत तरीके से आप पढ़ सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार हम सारे यूनिट्स के नाम के ऊपर, क्या क्या उनके नोमेनक्लेचर हैं, किस तरह से डिजाइन किया गया है और यूजीसी नेट क्या चाहता है हमसे कि कैसे हम इसको पढ़ें, जिसमें आप अगर चाहें तो स्क्रीन पे देख पाएंगे। मैं स्क्रीन के थ्रू ही आपको पढ़ाना चाहूंगा, जिससे आपके सामने एक इनपुट दिखता रहे और साथ में मैं उसे आपको रिसाइट करता रहूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। आप देख पा रहे हो, इसका नाम है यूनिट 1 का इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी का आविर्भाव कैसे उद्भव हुआ, चाहे वो इंडिया, एशिया, यूरोप या वर्ल्ड में कहीं भी हो, तो एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो इसको जो यूजीसी नेट ने सिलेबस दिया है वो 3 पैराग्राफ के रूप में डिवाइड किया है यूनिट 1 को, जो कि पढ़ने के लिए बहुत ही बोरिंग तरीका है, क्योंकि ना तो कहीं पे बोल्ड है, ना तो ये पता चलता है कि कौन सी बेसिकली मेन कैटेगरी है, क्या टाइटल है, क्या उसके सब टाइटल्स हैं, सब कैटेगरी है। तो आपको स्क्रीन पे दी हुई जो प्रेजेंटेशन है यूनिट 1 की, इससे पढ़ने और समझने में आसानी होगी। जिसमें से पहला जो पार्ट है उसमें दिया गया है ईस्टर्न थॉट्स के बारे में, है ना। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ जिससे आपको आसानी मिले। ओके, तो इसमें आपको मिल रहा है साइकोलॉजिकल थॉट्स इन सम मेजर ईस्टर्न सिस्टम, है ना। जिसमें आपका भगवत गीता आ जाता है, बुद्धिज्म आ जाता है, सूफिज्म आ जाता है और इंटीग्रल योगा आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है आपका एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, मतलब एकेडमिक के रूप में कैसे स्टार्ट हुआ। इसमें प्री इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और 1970s के जो इशूज थे, है ना, जो एड्रेस किए गए सोशल इशूज वो हैं। उसके बाद 1980s में दिख रहे हैं आपको इंडिजनाइजेशन, 1990 में पैराडिग्मेटिक कंसर्न जिसमें डिस्प्लेनिटी आइडेंटिटी क्राइसिस आया, साथ में 2000 में आपका जो इमरजेंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी रहा है एकेडमी के फॉर्म में। और उसमें क्या क्या इश्यूज देखने को मिले, चाहे वो कॉलोनियल इनकाउंटर हो या कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो, है ना। इवन आपका जो लैक ऑफ डिस्टेंट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी रही है, मतलब ये है कि सब्जेक्ट को आइडेंटिटी पाने के लिए जो प्रॉब्लम आई है इंडिया में या फिर ईस्टर्न सिस्टम में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपके वेस्टर्न थॉट्स, है ना। ये कि आप समझ लो, अगर वर्ल्ड मैप यानी विश्व का जो मानचित्र है, इसमें अगर आप इसको 2 भागों में डिवाइड करते हो, तो बेसिकली अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखो तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए हम सारे ईस्टर्न हो जाते हैं, और हम अगर एशियन या फिर इंडिया कंट्री की तरफ से देखें तो वो हमारे लिए वेस्टर्न हो जाते हैं। तो आप देखिए वहां पे कैसा डेवलपमेंट रहा है साइकोलॉजी का। इसमें ग्रीक हेरिटेज, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड ये पढ़ने को मिलेगा आपको। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिकल, जेस्टार्ट बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल। तो ये सारी चीजें हैं। बेसिकली मेन पार्ट जो है इसका 4 फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी, जिसमें आते हैं आपके वुंट, फ्रेड, जेम्स और डिल्थी। इसके अलावा जो वहां पे इशूज पाए गए इसको डेवलप करने के लिए एज सब्जेक्ट, जिसमें है क्राइसिस इन साइकोलॉजी ड्यू टू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पैराडाइम, इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी, मतलब क्या रहा भारत की साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस मॉडर्न सिस्टम में वहां के लिए। फिर आपका जो तीसरा पार्ट डिवाइड किया गया है उसमें एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज पैराडाइम्स हैं। मतलब अगर आपको पता है पैराडाइम का मतलब क्या होता है, पैराडाइम का सीधा सीधा अगर आप मतलब देखो तो किसी भी चीज को समझने के लिए जो एक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं पैराडाइम। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि शब्दावली, विशेष शब्दावली होती है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो
इन वर्ड की मीनिंग ये होगी। हालांकि सेम वर्ड आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, बट वहां पे उसके लिए टर्म अलग हो जाता है। तो सेम पैराडाइम का मतलब होता है कि आप अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसके बारे में यूनिट 1 में हम देखेंगे और सीखेंगे। जिसमें आपका आता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करना, है ना। एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। फिर आएगा पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी, जिसमें पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव है एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन अगर आप मेजरली पार्ट कवर करो तो फिर से अगेन, जैसे एक बार वेस्टर्न का कवर हो गया, देन आपको ईस्टर्न साइड आपको मूवमेंट मिलेगा इस पैराडाइम में, जिसमें है सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडाइम्स ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज, जिसमें अगेन वही योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड इंटीग्रल योगा। तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मेन पार्ट रहा है, जिसमें अविद्या एंड विद्या है इंडिया की तरफ से, जो बहुत ही फोकस किया गया है ना। और द प्राइमेसी ऑफ सेल्फ नॉलेज इन इंडियन साइकोलॉजी, मतलब हमेशा आत्मज्ञान के बारे में, है ना, कि खुद को जानो, ऐसा करके हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है इंडिया में। तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर मूव करते हैं आपके यूनिट 2 के बारे में, जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये जो यूनिट है आपके पेपर 2 सब्जेक्ट साइकोलॉजी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपके पेपर 1 के लिए भी है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको आगे हायर एजुकेशन में जब आप जाओगे पीएचडी एज ए स्कॉलर, या कि आप मास्टर्स डिग्री में भी अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, तो इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके प्रैक्टिकल यूज और एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए रहेगा। तो इससे बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, साथ ही साथ आपके पेपर 1 में। अगर आपने इस यूनिट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन इसका मतलब ये है कि आपने अपने पेपर 1 और पेपर 2 के अच्छे सारे नंबर कवर कर दिए। बेसिकली इसका यूज भी यही है कि आप चीजों को जानो कि आपने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आप उसका प्रैक्टिकल लाइफ में रिसर्च में कैसे यूज लाओगे। इसकी कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल लाइफ में रिसर्च करते हो किसी भी चीज के लिए, कि आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, उसके पहले आपने रिसर्च किया, तो उसको कहीं भी आप पब्लिश नहीं करते हो, वो आप अपने एक्सपेरिमेंट अपने यूज के लिए करते हो, राइट। तो उस रिसर्च के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होती है। आपने अपना सारा दिमाग लगाया अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और चीजों को खगाला और रख लिया। बट जब आप बात करते हो किसी एकेडमिक रिसर्च की, जहां पे आप पब्लिश करने वाले हो रिसर्च, और आपके रिसर्च के रेफरेंस को लेके बाकी लोग भी कुछ सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड्स, कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेस्ट हैं, कुछ तरीके हैं। और जब आप रिसर्च एक बार कर लेते हो, तो रिसर्च में होगा क्या, आप कई जगहों पे जाके डेटा कलेक्ट करोगे, आंकड़े, फैक्ट्स कलेक्ट करोगे, चाहे वो इंटरव्यूज के द्वारा हो, क्वेश्चनर्स के थ्रू हो, और उसके बाद आप उसको एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कैसे करोगे, उसके भी कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, और वो सारी चीजें पढ़ी जाएंगी आपके स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में। इसलिए आपका जो यूनिट 2 है, इसके 2 ग्रुप में आए हैं। अब अगर हम एक बार इसको स्क्रीन के थ्रू जाएं, तो देखेंगे कि कैसे इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्क्राइब की गई हैं, जिसमें रिसर्च की आपकी मीनिंग, पर्पस और डायमेंशंस है। रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेशनल डिफिनीशन, जिसमें आप हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, क्या इथिक्स होती है किसी भी रिसर्च को करने में और उसको रिपोर्ट करने में। इसके अलावा पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च, अगेन पैराडाइम्स का मतलब एक वो स्ट्रक्चर कि कैसे किया जाता है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड है। और मेथड ऑफ रिसर्च, मल्टीपल मेथड्स हैं, ये बेस करता है किस किसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, सर्वे हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, कौन सी रिसर्च होती है, फील्ड स्टडीज होती हैं, एंड मेनी मोर, जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आता है, जो स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी है ना, जिसमें आप मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसीज एंड डिस्पर्सन्स पढ़ेंगे। एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, है ना। साथ में आपके जो टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, इसमें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं।
इसके अलावा अगर आप देखो फिर कोरिलेशन एनालिसिस है, रिग्रेशन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं, जिसके थ्रू आप देखोगे यहाँ पे अनोवा है, ये एक मेथड्स हैं कैसे होंगे, मनोवा है, अनकोवा है, ये सारी चीजें हैं। सो इस तरह से आपका कंप्लीट हो रहा है यूनिट 2। फिर आता है आपका यूनिट 3 जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। आप आगे चल के साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हो अगर, तो डेफिनेटली आप कुछ प्रिंसिपल्स को बेस मानते हुए टेस्टिंग करोगे, जिससे आपको पता चलता है कि उसका क्या आउटपुट है और क्या मेजरमेंट रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे सीखेंगे टेस्ट का कंस्ट्रक्शन। जैसे आपको पता होगा कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपके एग्जाम होते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब यही पे है कि आप किस विचारधारा से आ रहे हो, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे हम टेस्ट बनाएं। सेम यहाँ पे आप सीखोगे कि टेस्ट कैसे बनता है, उसका एनालिसिस कैसे होता है, क्या रिजल्ट आता है। अब आप एक बार नजर डालिए कि कैसे यूजीसी नेट ने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में सिलेबस में प्रोवाइड की चीजें, जिसमें अगेन टाइप ऑफ टेस्ट है, कितने प्रकार के होते हैं टेस्ट, टेस्ट कंस्ट्रक्शंस है, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स आता है। रिलायबिलिटी का मतलब वहां पे क्या निकल रहा है, वैलिडिटी का मतलब क्या निकल रहा है। एरियाज ऑफ टेस्टिंग, जिसमें इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी असेसमेंट, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, और इसके बाद आता है एटीट्यूड स्केल, जिसमें आपके बहुत ही फेमस क्वेश्चंस बनते हैं। आपके लिकर्ट स्केल, स्टेपल्स हैं, सिमेंटिक डिफरेंशियल्स हैं, सीवीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। फिर आता है कि अगर आपने इन टेस्ट को किया तो इसका कहाँ पे आप एप्लीकेशन करोगे, कहाँ आप अप्लाई करोगे, जिसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, जिसमें क्लिनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस एजुकेशन, काउंसलिंग, मिलिट्री, कैरियर गाइडेंस। तो जब आप मास्टर्स में हो रहे होते हो, आगे आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है फाइनली आप एज अ साइकोलॉजिकल स्टूडेंट, आप अगर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आगे किस फील्ड में जाना चाहोगे। ये हर एक फील्ड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट यूनिट की, वो है यूनिट 4, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अगर हम इसका हिंदी में स्पष्ट मीनिंग निकालें तो व्यवहार का जैविक आधार। आपके हमारे हर एक के व्यवहार के कुछ बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें तो पहले से तय है ना। कुछ चीजें पहले से तय होने का मतलब ये है कि अगर आपका जो जीवन हुआ है स्टार्ट, आपकी जब लाइफ स्टार्ट हुई है, वहां पे आपकी बायोलॉजी कैसे स्ट्रक्चराइज थी, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ से आपके जो ट्रेड्स होते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाते हैं। आपका बचपन किस सोसाइटी में बीता है, किस एटमॉस्फेयर में बेटा है, सॉरी किस एटमॉस्फेयर में सॉरी मैं फंबल कर रहा हूँ, किस एटमॉस्फेयर में बीता है ना, कहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया, आपके बचपन में किस तरह से चीजें हुई हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे ट्रीट किया है, इन सब चीजों का इफेक्ट आपके लाइफ टाइम साइकिल पे पड़ता है, जिसका कोई भी बात में कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो हालांकि इसके बारे में चीजें जानते हैं लोग, बट क्योंकि जब वो बिहेवियर हमारे सामने इनकाउंटर होता है, तब हम उसके बारे में ज्यादा देर तक जानने का प्रयास नहीं करते हैं, जिससे ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है कुछ लोगों को, और हम उसको गलत तरीके से गाइड करते हैं। इसमें हम सीखेंगे, आपको थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ने का एक मौका मिलेगा, है ना। आपके जो सेंसरी मोटर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं, है ना, इसके बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। थोड़ा आपको साइकोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी भी इंप्रूव होगी। तो आइए देखते हैं एक बार यूजीसी की तरफ से क्या सिलेबस दिया गया है। इसमें पहला ही है सेंसरी सिस्टम, जिसमें जनरल एंड स्पेसिफिक सेंसेशन, रिसेप्टर्स हैं, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। देन इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन्स, ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टाइप्स, न्यूरल इंपल्स, सिंपैथिक ट्रांसमिशन, न्यूरोट्रांसमीटर, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसके टाइप्स हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल, इसके बारे में भी स्ट्रक्चर और फंक्शन सारी चीजें पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, है ना, कि क्या क्या मेथड्स हैं इन सारी चीजों के बारे में। मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन के क्या आपके बेसिस होते हैं, इमोशंस के, और साथ में आपकी जेनेटिक एंड बिहेवियर्स,
तो ये सारी चीजें आपको यूनिट 4 में पढ़ने को मिलेंगी। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। अटेंशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको शायद पता है, सॉरी मोटिवेशन लर्निंग है ना। एक ये टर्म है जिसको हम बहुत ही एक वर्ड में बोल के रह जाते हैं। यहाँ पे हम एज साइकोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। अटेंट कैसे की जाती है, परसेप्शन कैसे बनता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, साथ में लर्निंग का क्या प्रोसेस होता है, इसके क्या मेथड्स होते हैं, मेमोरी क्या है, कितने टाइप की है, फॉरगेटिंग यानी कि किसी भी चीज को भूलना, क्यों भूलते हैं, कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीजें एक बार फिर से इसको अगर हम डिटेल में देखें तो यूजीसी नेट की तरफ से अटेंशन में फॉर्म्स ऑफ अटेंशन मॉडल्स है ना, तो मतलब प्रकार और इसके मॉडल पढ़ेंगे। परसेप्शन में अप्रोचेस पढ़ेंगे है ना, मल्टीपल जो हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिस्टार्ट एंड मल्टीपल आपके प्रोफेसर्स। साथ में सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, लर्निंग प्रोसेस एंड इसमें थॉर्नडिके और गुथरी हॉल है ना, ये सारे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में सीखेंगे, क्या प्रोसीजर है, फिनोमेना है, ये सारी चीजें अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो ये आपके लिए पहले ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है ना, कब दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है रीइंफोर्समेंट। कॉग्निटिव अप्रोचेस इन लर्निंग है ना, संज्ञान में क्या अप्रोच होती है लर्निंग की। साथ में रिसेंट ट्रेंड्स इन लर्निंग, जिसमें अभी आपका न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है। मेमोरी क्या है, फॉरगेटिंग क्या है, मेमोरी प्रोसेस क्या होती है, कोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, फेजेस ऑफ मेमोरी, इसमें आपका सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि डिक्लेरेटिव मेमोरी है। तो इसके बारे में इसका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो थ्योरीज है फॉरगेटिंग की उसको पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, रिट्रीवल, फेलियर, डीके, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ठीक है। देन हम आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट यूनिट 6, जिसका नाम है थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे हम आपके नेक्स्ट पार्ट में थिंकिंग के बारे में जानेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे और क्रिएटिविटी के बारे में जानेंगे, कैसे काम करती हैं, क्या प्रोसीजर होता है और इसमें क्या आपका सिलेबस दिया है जो कि आपके स्क्रीन में है। थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन थॉट्स प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड है आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, लैंग्वेज एंड थॉट्स का क्या रोल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती चीजें, डिसीजन मेकिंग कैसे बनते हैं, टाइप्स एंड मॉडल्स, मेटाकॉग्निशन क्या है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी है ना, ये सारी चीजों के बारे में एक बार डिटेल में पढ़ें, क्योंकि अभी मैं चाहूँ तो आपकी सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रही हैं, इनको वर्ड बाय वर्ड में बोल के आपको सुना तो दूंगा, बट अगर आपकी ये बिगिनिंग है देन डेफिनेटली आपको उतना ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे। देन हम मूव कर सकते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट यूनिट के रूप में, जिसका नाम है पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। ये भी बहुत जनरल और नॉर्मल टर्म्स हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में आपके स्टेटमेंट्स के थ्रू निकल जाते हैं और सिंगल मीनिंग दे जाते हैं। तो इसके हम डीप मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या मेथड्स हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कितने टाइप्स की होती हैं, क्या रीजन होता है इसमें, बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल क्या पर्सनालिटी होगी, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, क्या अप्रोच होगी, साइको एनालिटिकल, अदर जो थ्योरीज होती है जिसमें रॉटर्स की लोकस ऑफ कंट्रोल है, सेलिगमैन्स की एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स है, कोहल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, फिर बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें इंस्टिंक्ट्स है, नीड है, डिराइव्स है, एनारोजल है, मल्टीपल चीजें जो आपकी स्क्रीन पे हैं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मोटिवेशन की क्या अप्रोच होती है मोटिवेशन की स्टडी की, इसको पढ़ेंगे। फिर आते हैं आपके एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। फिर है आपका इमोशंस, जिसमें साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स, थ्योरीज ऑफ इमोशंस हैं, मल्टीपल थ्योरीज जो दी गई हैं, ओके। साथ में है आपका कॉन्फ्लिक्ट, क्या सोर्स होता है, क्या टाइप होता है, इसमें स्ट्रेस एंड कोपिंग का पार्ट भी आता है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट, मॉडल एंड टाइप ऑफ बिहेवियर, एबीसीडी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कैसे उससे कोप करना है, क्या मेथड्स होंगे, मस्कुलर रिलैक्सेशन के थ्रू, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, योगासन, स्ट्रेस इंक्लूजन ट्रेनिंग एंड ऑल अराउंड, ठीक है।
तो ये सारी चीजें होंगी। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8, जिसको कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। वी आर द ह्यूमन बीइंग लिविंग इन द सोसाइटी। तो लाइक सारी चीजें हमारे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सोसाइटी से डिपेंडेंट है। और कई बार हमें समझना पड़ता है कि सामने वाले की क्या नीड है, क्या साइकोलॉजी है, और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो छोटी सोसाइटी हो या फिर इसको आप माइक्रो लेवल पे हो तो बड़ी सोसाइटी है ना, मतलब छोटी सोसाइटी आपकी कॉलोनी हो सकती है और बड़ी सोसाइटी पूरा वर्ल्ड हो सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या चाहिए। नेचर है, स्कोप है, हिस्ट्री है, पूरा सोशल साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, सोशल परसेप्शन है, ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस है, अप्लाइड सोशोलॉजी, सॉरी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी जिसमें आपका हेल्थ, एनवायरमेंट एंड लॉ है, पर्सनल स्पेस है, ये सारी चीजें। फिर आपका आता है यूनिट 9। यूनिट 9 आता है पूरी तरह से डेडिकेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन के लिए। मतलब जब से एक ह्यूमन बेबी पैदा होता है से लेकर वो ग्रो और डेवलपमेंट के थ्रू बढ़ता है, तो कैसे कैसे क्या स्टेजेस होते हैं कि वो डेवलप करता है ना। और उस डेवलपमेंट के बीच में कैसे इंटरवेंशंस आते हैं, यानी कि कैसे हस्तक्षेप, कि जो उसको जनरली जो लोग डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उनसे उसको रोक देता है। कैसे उनके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं और हमें उसको किस तरीके से सही करना है, इम्प्रूव करना है, इन सारी चीजों के बारे में ही आप पढ़ोगे यूनिट 9 में। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको एक नजर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसकी नेचर, प्रिंसिपल, फैक्टर्स है, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है, फिर साइकोपैथोलॉजी है जिसमें हम थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। साइकोथेरेपीज हैं, अगर वो इंटरवेंशन आ रहे हैं तो हम क्या थेरेपीज देके उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन स्कूल। तो ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट का ही पार्ट है कि अगर हम इसको किसी भी चाइल्डहुड में, किसी भी ह्यूमन के चाइल्डहुड के थ्रू ही अगर हम इसको क्योर कर सकें, बेटर कर सकें, तो क्या चीजें हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकें। फैक्टर्स इन एजुकेशनल अचीवमेंट, टीचर इफेक्टिवनेस, गाइडेंस इन स्कूल एंड काउंसलिंग, जिसमें प्रोसेस स्किल एंड टेक्निक्स है। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड अब इसका लास्ट बट नेवर द लीस्ट जो कि इमर्जिंग एरियाज हैं, ये यूनिट 10 का पार्ट है। अभी पहले शायद क्वेश्चंस कम पूछे जाते हो इस यूनिट से, लेकिन चांसेस है कि जिस यूनिट से पहले क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं अब आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाए। रीजन ये है कि ये पूरे वो एरियाज हैं जहां पर अभी तक साइकोलॉजी को अपने कदम जमाने हैं, एज ए सब्जेक्ट वहां पे अपने आप को डेवलप करना है। वैसे भी अगर आप देखोगे साइकोलॉजी की जो दुनिया है, एकेडमिक्स फील्ड बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम लोग हैं, जिस वजह से इसको पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए ही हमेशा एक क्राइसिस सा रहा है ना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि करीब जुलाई या अगस्त में एक नया अपडेट है यूजीसी की तरफ से कि एज ए साइंस सब्जेक्ट, एज ए हेल्थ केयर सब्जेक्ट साइकोलॉजी को आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू नहीं पढ़ पाएंगे। रीजन ये है, इसका जो प्रैक्टिकल यूज है उसके लिए आपके पास एक गाइड होना चाहिए, आपको इसका टेस्ट करने के लिए लैब होनी चाहिए। तो अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप चीजों को सिर्फ रट रहे हैं और शायद ही उसका आप अपने लाइफ में, किसी और की लाइफ में यूज कर पाएंगे। सो ये है इमर्जिंग एरियाज, यहाँ पे जहाँ पे चीजें और डेवलप हो रही हैं, जहाँ पे अभी इमर्ज हो रहा है एरिया, वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे टच करना है, जहाँ पे हमें सीखना है, वो यूजीसी की तरफ से ये है। जिसमें इश्यूज ऑफ जेंडर है, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी, माइग्रेशन है। फिर देख लो आप पीस साइकोलॉजी, वेल बीइंग एंड सेल्फ ग्रोथ, हेल्थ है, साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस है, साइबर बुलिंग है ना, जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे। जहाँ पे अभी इसमें पीस साइकोलॉजी आई, हाल ही में आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत ही फेमस मूवी रही है धनुष की। धनुष हीरो था और एक्ट्रेस कौन थी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें पूरी तरह से जो कहानी स्टार्ट होती है, उस स्टोरी का जो बेस रहता है वो रहता है एक साइकोलॉजी स्टूडेंट, और वो ट्रीट करने जाती है एक ऐसे स्टूडेंट को जो धनुष रहता है कॉलेज का स्टूडेंट, बहुत ही वायलेंस में आगे रहता है। तो क्योंकि उसको थेसिस अपनी
जमा करनी होती है, और वो पूरी तरह से पीस साइकोलॉजी को डेडिकेटेड होता है, कि उसका कहना है कि कोई भी चीज अगर ट्रीट की जाए थेरेपी के थ्रू तो सही हो जाती है। और उसमें उसका जो टेस्टिंग कह सकते हो इंसान बनता है, वो बनता है धनुष, है ना, कैसे उसको आप सही कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे साइकोलॉजी की एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी काम करना बाकी रह गया है, और मेरे और आप जैसे सारे साइकोलॉजिस्ट जो आगे चल के इस पे काम करेंगे, डेफिनेटली ये सारे एरियाज भी पूरी तरह से हो सकता है कवर हो सके, और हम इस पे एक फाइनल रिजल्ट में पहुंच सकें। सो इस प्रकार से आज हमने कंप्लीट की आपके यूजीसी नेट की तरफ से जो पेपर 2 साइकोलॉजी है, उसके सारे के सारे 10 यूनिट्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसके हर एक पहलू पे इतने कम समय में पहुंचा जा सकता है, पर मेरा ये कहना है कि अगर हम इस सिलेबस के हर एक वर्ड और टर्म को प्रॉपरली लर्न करें, और लर्निंग के साथ साथ हम इसको फील कर पाए कि इसका क्या एसेंस है, तो आगे जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज, तो हमारे लिए आसानी होगी इसको पढ़ने में, समझने में, और आपका जो एग्जाम है उसको क्लियर करने में। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो पार्ट स्टार्ट करूं मैं यूजीसी नेट के इस सिलेबस के साथ आपकी क्लासेस का, तो उसमें पहले मैं आपके इस सिलेबस के जितने भी वर्ड्स हैं जिसको आप अपने नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू, तो हम उसको ब्रेक डाउन करें और एक पूरी डिक्शनरी टाइप का मेंटेन करें, है ना। कि जैसे आपने पैराडाइम के बारे में जाना, ऑन्टोलॉजी के बारे में जाना, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जाना, तो हम हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के साथ साथ उसका एक रियल वर्ड में रेफरेंस लेंगे, और जब हम इस तरह से चीजों को फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, है ना, कि पहले एक सिलेबस में हमने यूनिट्स को जाना, यूनिट्स के अंदर जो कंटेंट है उसकी मीनिंग को जानेंगे, मीनिंग के बाद उसके जो डिवीजन होंगे, सब डिवीजन होंगे, उन सब सारी चीजों को जानेंगे। तो आई होप कि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, मजा होने के साथ आपके चीजों को याद होंगी, और डेफिनेटली जब आपको चीजें याद होंगी आप उसे रिलेट कर पाओगे, तो आपके सामने क्वेश्चंस का चाहे जैसे भी हो आप उसको पूरी तरह से सही कर पाओगे। और वैसे भी साइकोलॉजी के जो कट ऑफ्स हैं वो हर दिन, या भी कह सकते हैं कि सेशन बाय सेशन आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जीत हमारी होगी अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। एंड आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये शुरुआती वीडियो है मेरे आपके साथ, जिसमें हो सकता है कि आपका भी ट्रस्ट बिल्डिंग में समय लगे, बहुत ही कम लोग आप पहुंच पा रहे हो इस वीडियो तक। तो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके ऐसे साथी हैं जिनको इस तरह के रिक्वायरमेंट है कि हम आगे एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस सिलेबस को कंप्लीट करें, और आपके जो टारगेट है जून 2026 में होने वाले एग्जाम, उसके पहले पहले हम इसको कंप्लीट करके और एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट करें, तो आप इसको शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए जो आपके वीडियोस हैं आसानी से आप उसको देख सकें और सीख सकें। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।